बच्चों आज हम पढ़ेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे हमने पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ी थी, वैसे ही आज हम पढ़ेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी। जो डच है वो हॉलैंड एक देश है यूरोप में, तो हॉलैंड के निवासियों को डच कहते हैं। ठीक है, तो वही ये कंपनी है। ये भी जो है हमारे वो भी ये थर्ड सेमेस्टर का ही पार्ट है। ठीक है, तो है क्या बच्चों, जिस तरीके से पुर्तगाली भारत में व्यापार करने के लिए इच्छुक थे और वो भारत में आए और उन्होंने व्यापार के माध्यम से लाभ अर्जित किया, उसी तरीके से डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए इच्छुक थे। उसी क्रम में 1605 ईस्वी में 1602 में यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, 1602 ईस्वी में यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। बच्चों शुरुआत से ही जो ये हॉलैंड के व्यापारी या डच व्यापारी थे, वो भारत से व्यापार करने की अपेक्षा पूर्वी द्वीप समूहों से व्यापार करने के लिए अधिक इच्छुक थे। पूर्वी द्वीप समूह कौन सा? ये है हमारा इंडोनेशिया वाला क्षेत्र। ठीक है, ये है पूर्वी द्वीप समूह। ठीक, तो इसके पीछे के रीजन थे कि वो क्यों पूर्वी द्वीप समूहों के साथ व्यापार करना चाह रहे थे। ठीक है, तो शुरू में जब भारत आए, इसी क्रम में दूसरी तरफ क्या हुआ, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत की तरफ आने लगी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में आ गई और भारत में इस समय व्यापार पर किसका दबदबा चल रहा था? पुर्तगालियों का। तो शुरुआत में तो इस व्यापारिक जो ये पुर्तगालियों का व्यापार चल रहा था, पुर्तगालियों के व्यापारिक साम्राज्य को खत्म करने के लिए डच और ब्रिटिश दोनों ने साथ मिलकर काम किया। पुर्तगालियों का व्यापार केवल जो है वो भारत तक ही सीमित नहीं था, उनका भी व्यापार पूर्वी द्वीप समूहों तक था। आपको याद होगा मलक्का को कब्जाया था अल्बुकर्क ने और पूर्वी द्वीप समूहों के साथ व्यापार किया था। ठीक है, तो डच और ब्रिटिश मिलकर इसके अगेंस्ट लड़ेंगे, पुर्तगाल के। ठीक है, हालांकि शुरू में तो ये जो दोस्ती है वो चलेगी, लेकिन बाद में ये है ये शत्रुता में बदल जाएगी। ठीक है, फिर इनके बीच में व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता चलने लगेगी। ठीक है, तो देखते हैं इन्होंने किस तरीके से क्षेत्रों को जीता, इसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को। 1619 में जकार्ता इंडोनेशिया का क्षेत्र, उस पर कब्जा कर लिया और उसका नाम रखा बटाविया। ठीक है, उसका नाम रखा बटाविया और यहाँ पर अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। ठीक, और 1623 में इंडोनेशिया का ही एक और क्षेत्र है अम्बोयाना। ठीक है, ये भी इंडोनेशिया में ही है, इसको भी जीत लिया। और ये जो अम्बोयाना वाला क्षेत्र था, यहाँ पर अंग्रेज थे, तो यहाँ पर अंग्रेजों से इसी युद्ध से या फिर यही अम्बोयाना को बचाने के क्रम में अंग्रेजों से इनकी शत्रुता हुई। ठीक है, अगला देखते हैं 1641 में मलक्का स्ट्रेट, जिसकी अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मलक्का जल संधि, उस पर भी कब्जा कर लिया और 1656 में कब्जा कर लिया श्रीलंका। श्रीलंका को हथिया लिया पुर्तगालियों से। ठीक है, तो इस तरीके से शुरुआत में पुर्तगालियों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों ने पुर्तगालियों से क्या किया? सत्ता हथियाई। ठीक है, अब चूंकि अब सवाल ये है कि जब हम बात पूर्वी द्वीप समूहों की कर रहे हैं कि व्यापार करने के लिए वो पूर्वी द्वीप समूहों के साथ इच्छुक थे, तो फिर भारत के संदर्भ में हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं? तो बच्चों है ये
पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने के लिए भारत से व्यापारिक रिश्ते बनाए रखना डच के लिए या डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बाध्यता थी एक तरीके से। क्यों? क्योंकि जो डच थे उनके पास पूर्वी द्वीप समूहों के साथ व्यापार किस चीज का था? मसालों का, स्पाइसेस का। पूर्वी द्वीप समूहों में जो मसाले हैं वो प्रचुरता में है, भारत में तो है ही, पूर्वी द्वीप समूह यानी कि इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में भी मसाले बहुत आए हुए हैं। ठीक है, तो इन व्यापारियों के पास क्या क्या नहीं था? इन व्यापारियों के पास कैश नहीं था बहुत ज्यादा, यानी कि पैसे नहीं थे बहुत ज्यादा। कहाँ पर? इंडोनेशिया में देने के लिए, मसालों को खरीदने के लिए क्या कैश नहीं था। तो क्या करते थे? इंडिया से कपड़े, वस्त्र खरीदते थे और उनको ले जाते थे पूर्वी द्वीप समूह की तरफ। ठीक है, और वहां पर या तो वस्तु विनिमय के माध्यम से कपड़े दिए और उनसे मसाले दिए। ठीक है, यहाँ से जो टेक्सटाइल लेके गए या वस्त्र लेके गए वो क्या किए? वो यहाँ पे या तो बेचे और उससे फिर जो पैसे मिले फिर उससे मसाले खरीदे और उन मसालों को फिर यूरोप भेजा। दूसरी चीज, ये जो वस्त्र है इनको इंडोनेशिया में वस्तु विनिमय मतलब कि जो बार्टरिंग सिस्टम होता है उसमें क्या होता है? वस्तु के बदले वस्तु की मिलती है, तो वस्त्र दिए और मसाले लिए और फिर उन मसालों को भेज दिया। ठीक है, तो इसलिए भारत के साथ उन्हें व्यापारिक रिश्ते बनाए रखना क्या था? एक तरीके की मजबूरी थी। ठीक है, इसी क्रम में क्या हुआ आप देखते हैं, जो डच व्यापारी हैं उन्होंने भारत में कहां-कहां पर अपने केंद्र बनाए। ठीक है, तो 1605 में मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में है बेटा, यहाँ पर इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री लगाई। ठीक है, और 1653 में इन्होंने चिरसुरा में, ये हुगली के पास है बंगाल, यहाँ पे अपनी एक फैक्ट्री लगाई। इसके अलावा कहाँ पर? इसके अलावा पीपली में भी, बंगाल में ही पीपली में भी इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री लगाई और हुगली में मुगल सूबेदार कासिम खान से परमिशन लेकर वहां पर भी इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है, तो ये जो है, और 1663 में क्या किया? बहुत इंपॉर्टेंट, पुर्तगालियों से इन्होंने कोचीन छीन लिया। कोचीन तो पुर्तगालियों की भारत में पहली फैक्ट्री या कोठी थी। ठीक है, और मालाबार से पुर्तगालियों को निकाल दिया। मालाबार जो है भारत का, वहां से पुर्तगालियों को निकाल दिया। ठीक है, तो ये जो भारत में कुछ व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे किसने? डच व्यापारियों ने, वो के साथ यहाँ पे चर्चा की। ठीक, अब जरा बात कर लेते हैं ये कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्योंकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर बहुत ज्यादा व्यापारिक और राजनैतिक जो प्रभाव है वो पड़ा नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रहा, कहाँ तक रही और कहाँ से उसका पतन हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ साथ कोचीन को हथियाने के साथ साथ 1664 में ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का भी गठन हो गया था। मतलब कि अब फ्रांस से भी व्यापारी आएंगे भारत और पूर्वी देशों की तरफ, यूरोप से। ठीक है, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का भी गठन हो गया था। और चूंकि हमने अभी बात करी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी साथ साथ भारत में व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, और चूंकि डच जो है यानी कि हॉलैंड के जो व्यापारी हैं वो पूर्वी द्वीप समूह में ज्यादा मजबूत हैं, लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में ज्यादा मजबूत हैं, यानी कि भारत में उनकी स्थिति ज्यादा मजबूत है। ठीक है, तो अब हॉलैंड के व्यापारियों को क्या हुआ? भारत में प्रतिद्वंदिता मिलने लगी, किससे? ब्रिटिश से और फ्रेंच से, फ्रेंच के साथ और फ्रांसीसी कंपनी के साथ, दोनों के साथ क्या है? अब प्रतियोगिता होने लगी, व्यापारिक प्रतियोगिता। इसके अलावा जैसे पुर्तगालियों की कंपनी भी एक सरकारी कंपनी थी, उसी तरीके से डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक स्टेट स्पॉन्सर थी, यानी कि सरकारी कंपनी थी। तो जब कंपनी सरकारी है तो अधिकारी क्या करते हैं? फिर रिश्वतखोरी करते हैं, है ना। और इनके पास पैसे की ज्यादा कमी थी, क्योंकि जो हॉलैंड है वो यूरोप में युद्धों में उलझा हुआ था। ठीक है, तो इस
तरीके से क्या हो रहा था, ये भारत पर बहुत ज्यादा ध्यान दे नहीं पा रहे थे और ब्रिटिशर्स से यानी कि अंग्रेजों से में कड़ी टक्कर मिल रही थी। ठीक है, तो फिर इन्होंने फाइनली 1759 में एक युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ बेदरा, या हिंदी में लिखा रहता है बेदरा पर। इस युद्ध में डचों की हार हुई अंग्रेजों से और डच व्यापारी फाइनली अपना सब बोरिया बिस्तर समेटकर भारत से निकल गए और उन्होंने अपना व्यापार जो है या फिर अपना उन्होंने फोकस जो है वो पूर्वी द्वीप समूह की तरफ स्टार्ट कर दिया। ये स्टार्ट तो पहले से ही था, वहीं पर फिर कंटिन्यू किया। ठीक है, तो ये था डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा सा, है ना, क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन था तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।